सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट गेस्ट हैं आशिफा जी, जिन्होंने की इनरोल्ड एजेंट की जर्नी को कंप्लीट किया। और आशिफा जी वैसे अभी अमेरिका से बात कर रहे हैं, यूएस से। सो आशिफा जी, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर इनरोल्ड एजेंट सक्सेस। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग प्रोफेशनल, स्टडी में गैप, उसके बावजूद क्या एक यूएस टैक्स के प्रोफेशन को अचीव किया सकता? तो आप एक लाइव एग्जांपल है, आपको कैसा लग रहा है? और आप अपनी इस जर्नी के बारे में व्यूअर्स को बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। और एक मिशन था जो अकम्प्लिश्ड हो गया है। और क्योंकि मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो उसके लिए जो मुझे थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ी, तो अब वर्थ इट लगता है। क्योंकि फाइनली एनरोल एजेंट का लाइसेंस जब आ जाता है तो फिर इंसान की फीलिंग कुछ और होती है। जी, तो आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएंगे, आपको आपकी लास्ट स्टडी कब कंप्लीट की थी आपने, और कितना टाइम हो गया उसके बाद आपने यूएस टैक्स के बारे में सोचा कैसे? बिकॉज बहुत सारे वैसे आप अमेरिका में रहते हैं तो आपको वैसे आइडिया होगा कि अमेरिका का एक हाईएस्ट टैक्स क्रेडेंशियल है। सो आपका स्टडी में कितना गैप था? ये स्टडी में काफ़ी गैप था, लेकिन जब दोबारा से स्टार्ट किया तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मैंने एक्चुअली प्रोफेशंस को देखा था। तो उसके बाद ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जब आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन जब आप मेहनत करने के बाद आपको उसका फ्रूट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप आपके पास गोल होना चाहिए। तो एक सही गोल था कि एक लाइसेंस कोर्स मैं करने जा रही हूँ, और करने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा। तो व्यूअर्स को मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, आशिफा जी, जब मेरी आपसे बात होती थी एक बार, मुझे आज भी वो बात याद है कि जब आपने पहली एग्जाम आप देने जा रहे थे, सो आई वॉज नॉट श्योर कि आप इस एग्जाम को पास करेंगे। मैंने बोला था कि आप शायद मॉक टेस्ट में पास नहीं हुए थे, या फिर मैंने आपका एग्जाम भी रीशेड्यूल कराया था, अगर आपको वो बात याद आती हो। लेकिन आपने हमारे क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव वे में लिया और अपने आप को इंप्रूव किया। और फिर जब आप क्लास में लाइव आते थे, मैं देखता था कि आपके जो आंसर्स होते हैं, जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी इंप्रूव हुआ। तो आप इस जर्नी के बारे में बताइए, जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट कई बार स्ट्रगल करते हैं, जिनको स्टार्टिंग में जिनका स्कोर अच्छा नहीं आता या उनको सेल्फ डाउट होता है, तो उसको कैसे ओवरकम किया जाए। सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो मैं थोड़ी सी इस बारे में स्केर्ड भी थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं मेरे बेसिक्स और फाउंडेशंस बना रही थी। तो इससे मैंने आपके फंडामेंटल्स ज़रूर लिए थे। और उसको मैं ओवर एंड ओवर जब उसको स्टडी करने की कोशिश की, तो मेरे साथ जो जो चीज़ें आई कि जहाँ जहाँ मुझे मैं डिफ़िकल्टी फेस करती थी, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी सी और अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए और ज़्यादा रिसर्च किया और उसको स्टडी किया। तो मेरे कॉन्सेप्ट जब क्लियर होना शुरू हुए तो मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया। तो मैं उस चीज़ को इंजॉय करने लगी कि जब मुझे एक चीज़ समझ आता थी, और उसके बाद जब उसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स होते थे, वो ज़्यादा अच्छे समझ आते थे। तो उसने मुझे मेरी जर्नी आसान की, और आहिस्ता आहिस्ता जब जब समझ आने लगा तो बहुत मज़ा आने लगा स्टडीज़ में। और मैं अपना ज़्यादा टाइम भी देने लगी। इवन तो बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना, एज ए हाउस वाइफ अपने घर में बच्चों के साथ मुश्किल होता है। बट क्योंकि एक कमिटमेंट थी, और जब फिर वो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप गैप देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स है, तो वो मिक्स भी बहुत हो जाती हैं, और आप भूल भी सकते हैं। तो उसको उसको जो एक कनेक्टिविटी है वो कहीं भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी से की, और अंडरस्टैंडिंग लेवल और कॉन्सेप्चुअल स्टडी जो है वो ही, क्योंकि आप हमेशा यही बोलते थे कि एप्लीकेशन की एग्ज़ाम है और एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा इस तरीके से सोचती थी। और मैंने पार्ट 3 में भी आपसे शायद कहा था कि जो ब्रेन को हमें अपने आप ब्रेन को ट्रेन करना है, जिस तरह से हमें क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो हमें हमारा जो ब्रेन को रीस्ट्रक्चर हमें ऐसा करना है कि वो उसी फैशन में डिज़ाइन हो जिस फैशन में क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, ताकि हम उनको आंसर कर सकें राइट वे में। हमारे फंडामेंटल लेक्चर्स के बारे में बताइए। जनरली हम बेसिक फंडामेंटल बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में आप देखते होंगे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी, जैसे कैपिटल गेन वर्ड है या बिजनेस है। बिकॉज एज ए नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, एज ए मतलब स्टडी में इतना गैप होने के बाद, वो फंडामेंटल सेशन स्टूडेंट को किस तरीके से हेल्प करते हैं? फंडामेंटल्स बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं कि मेरे हिसाब से अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ा भी हो तो उसके पास बैकग्राउंड ज़रूर होगा, उसकी नॉलेज ज़रूर होगी, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं वो उसके लिए एनीवेज नए हैं।
क्योंकि ये यूएस टैक्स है, और यहाँ के टैक्स में और इंडियन टैक्स में या आपके यहाँ के टैक्स में फर्क है। तो जी आपके लिए वो टॉपिक्स एनीवेज नए होंगे, तो अगर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, आपको फंडामेंटल्स में हेल्प होती है कि आप टर्मिनोलॉजीज को सॉरी, आप टर्मिनोलॉजीज को जब बेटर वे में समझ पाते हैं, तभी आप मेन टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो जी, इसलिए आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। डिफिकल्टीज आती थी स्टार्टिंग में जैसे टर्मिनोलॉजी समझने में, मतलब में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि एज ए हाउस वाइफ जो कि बहुत सा, जैसे आप अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिका में से बहुत सारी हाउस वाइफ हमसे कोर्स को पढ़ती हैं, तो आप उनको एक थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे कि अगर एक स्टूडेंट जो कि स्टडी से बहुत गैप है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, अकाउंटिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, वो क्या अप्रोच रखे और कितना हार्डवर्क रिक्वायरमेंट होगा? हार्ड वर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और समटाइम्स आपको बाकी सब चीज़ें इग्नोर करके और इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। आपको शायद याद हो, मैंने पहला एग्जाम जब दिया था तो मैं स्केड्यूल पहले कर चुकी थी, जी और उसके बाद मुझे एग्जाम देना था। तो मैंने रात में भी स्टडी की है, मैंने बहुत लेट नाइट स्टडी की है बच्चों को सुलाने के बाद। तो वो चीज, क्योंकि आपने एक एक चीज, मैं चीजों को अंडरस्टैंड इस तरह करती हूँ कि मैं दूसरे का आइडिया जरूर एक्सेप्ट करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस करने से अच्छा है आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें। तो जी। बहुत सारे टॉपिक्स में जैसे आपने लाइक काइंड स्टडी, लाइक काइंड लाइक काइंड एक्सचेंज। एक्सचेंजिंग, जी इस जी टाइप के जो टॉपिक्स थे, तो आपने कहा था कि इसमें आपको अकेले बैठ के और प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है, बिकॉज वो चैलेंजिंग टॉपिक्स हैं। जी तो मैंने उसको इसी तरीके से किया कि वो टॉपिक्स मैं रश में नहीं करती थी, वो टॉपिक्स मैंने डे टाइम में नहीं किए, वो मैंने नाइट टाइम में किए। ऐसे टॉपिक्स जो चैलेंजिंग थे और जो थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन रिक्वायर्ड थी, वो मैंने बहुत पीस के एनवायरनमेंट में किए, ताकि मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूं। लेकिन जब वो चीज़ें समझ आने लगी, तो फिर ये समझ आया कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ याद की जाए, और याद करने वाली चीज़ें नहीं है ये समझने वाली चीज़ें। जब ये समझ आपके आना शुरू कितने हुआ तो घंटे की, मतलब आपका स्केड्यूल क्या रहता था ऐसे, मतलब आप थोड़ा सा स्टूडेंट को बता पाएंगे वर्किंग वुमेन स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका स्केड्यूल क्या रहता था? मैं कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर सकती थी बैठ के। तो मैं क्या करती थी कि जैसे जैसे टाइम मिलता था तो मैं उसको आके कंटिन्यू करती रहती थी जहां से मैंने छोड़ा। जैसे मैंने पहले मैंने रिवीजन किया सारा, पहले मैंने स्टडी किया, फिर उसके बाद मैंने रिवीजन किया, फिर उसके बाद मैं जब मैंने एलएमएस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो मैं उसको, मुझे एक चीज समझ में आई कि आप प्रैक्टिस करने से ना आपको, आप आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक एक करके जो है वो सेट होते हैं। क्योंकि समटाइम्स आपको कोई एक चीज समझ आती है, समटाइम्स आपको कोई और दूसरी चीज समझ आती है, क्योंकि इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग ये बहुत सिंपल नहीं है, इसको समझने के लिए एनालिटिकल है, आपको। और इसीलिए हमारी जो क्लासेस में आप देखते होंगे मैं काफी एग्जांपल्स देता हूं जिससे बच्चों को रियल लाइफ सिनेरियो, बिकॉज आप देखते होंगे कि एग्जाम में बिल्कुल प्रैक्टिकल केस स्टडीज आती हैं, ये मगअप करने की एग्जाम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही तो बात है। आशिफा जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका में इनरोल्ड एजेंट की कितनी वैल्यू है? मतलब आप अपने सराउंडिंग में टैक्स फॉर्म्स वगैरह देखते होंगे। आप कौन सी सिटी में अमेरिका में, कहाँ से बात कर रहे हैं वैसे अभी? मैं टेक्सास में होती हूँ। जी। मैं तो आप टेक्सास थोड़ा स्टेट में। सा स्टूडेंट्स को बताइए कि इनरोल्ड एजेंट का अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको कैसे पता कि इनरोल्ड एजेंट करना चाहिए, हाउ यू कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स? मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि मैंने किसी इनरोल एजेंट के साथ मेरी जो है वो मीटिंग हुई थी। तो मैं उस उनके काम से बहुत इंस्पायर हुई थी कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और एक अच्छा प्रोफेशन है कि जिसको इंसान परस्यू कर सकता है। तो वहां से मैंने ये सोचना शुरू किया। तो जब मेरे हस्बैंड ने भी मुझे इनकरेज किया कि अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं शुरू कर सकते। तो जी फिर जब मैंने ये शुरू किया तो फिर मुझे रियलाइजेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि क्या मतलब इस क्रेडेंशियल की वैल्यू क्या है। जी। क्योंकि ये एक टैक्स स्पेशलिस्ट होते हैं। लाइसेंस, जी जी जी, जो कि फेडरली लाइसेंस्ड हैं और ऑल 50 स्टेट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलाइक सीपीएज, दे आर स्टेट लाइसेंस्ड। जी तो ये चीज जो है वो, मतलब इस चीज के लिए आप अपने आप को रेडी करते हैं, जब आप इस चीज को एक एडमायर करते हैं, तब आप कन्विंस कर पाते हैं अपने आप को कि मुझे कितना देना चाहिए, मेरा 100% देना चाहिए, क्योंकि ये वर्थ इट होगा। जी। अब आशिफा जी, मुझे आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि
कौन सा पार्ट आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगा, अगर तीनों पार्ट को कंपेयर करें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आप किसको ज्यादा टेक्निकल मानेंगे अकॉर्डिंग टू यू? टेक्निकल अगर मैं बोलूँ, टेक्निकल सेंस में तो पार्ट थ्री सब बहुत इजी समझते हैं, बट एक्चुअली पार्ट थ्री जो है वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है जी। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल सही नहीं है, अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी नहीं समझते, क्योंकि समटाइम्स आपके दो आंसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत रिलेट कर रहे होते हैं, आप किसी एक के साथ भी जा सकते हैं, मगर उसमें राइट अप्रोच को लेना, उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पार्ट थ्री इटसेल्फ चैलेंजिंग ज़रूर है, मगर मुझे पढ़ने में बहुत बहुत मज़ा आया, जी। क्योंकि पार्ट थ्री में ऐसा कुछ था कि आप कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं, मतलब कुछ जी। पढ़ने के लिए है। जी, उसमें चैलेंजिंग क्योंकि आपको ज़रूर है। कोड ऑफ एथिक्स वगैरह रहते हैं, प्रिपेयर वगैरह, सर्कुलर 230 वगैरह रहते हैं। सो वो सारी चीजें मैं हर बार स्टूडेंट से इंटरव्यू करता हूँ, और मैं उनसे बच्चों से को बताता हूँ कि एग्जाम में आपको कोई लिमिट्स वगैरह तो नहीं पूछी जाती, कोई आपको फिगर याद तो नहीं रखने पड़ते, ये बच्चों का क्वेश्चन होता, आप अपने वर्डिंग में बताइए। नहीं, लिमिट्स नहीं पूछते, बल्कि वो ओवरऑल आपको एज ए ये जो आप बनने वाले हैं वो उस क्रेडेंशियल के लिए आपको जज करते हैं, और वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, और आपको अपने जो प्रोविजंस आपने पढ़े होते हैं वो आपको अप्लाई करने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। और आशिफा जी, मैंने आपके बारे में एक देखा कि आपने मेरी ऑलमोस्ट सारी लाइव क्लासेस को अटेंड किया है। मैं हमेशा देखता था आप लाइव लाइव क्लास में भी काफ़ी मतलब एक्टिव रहते थे, काफ़ी आंसर चैट बॉक्स में आप देते थे। तो हमारी लाइव क्लासेस के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स अगर जानना चाहें कि एक लाइव क्लासेस को आपने पूरा अटेंड किया, वो कितना बेनिफिट रहा आपके लिए? लाइव क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका रेलेवेंट कोई भी डाउट है तो उसी टाइम रिजॉल्व हो जाता है। तो जी। आप, क्योंकि हर एक का एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर डाउट हो सकता है, मे बी कि कोई किसी टॉपिक में अच्छा और दूसरे में नहीं है, जी। तो आप अपने जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। और मुझे क्योंकि इसलिए अच्छा लगता था, और मैं मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैंने जब शुरू से जब स्टडी की तो मैं मेरा जर्नी उसी तरह जैसे क्लास का जर्नी चल रहा था वैसे चल रहा था। जी। तो मैं अपने ब्रेन को उसी तरह से ट्रेन करती रही कि मेरे मुझे जहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वहाँ तक मुझे अपने आप को रेडी रखना है, ताकि मैं इस जब मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँ तो मेरे पास, जब मैं रिवीजन करूँ तो मेरे पास कॉन्सेप्ट्स हों। और एक्चुअली एक दफ़ा, क्योंकि आप खुद से अगर सोचें तो पहले आप अपने लिए स्टडी के लिए टाइम, फिर आप रिवीजन के लिए, वो मुश्किल हो जाता है। तो मैं इस तरह से, मेरे लिए ईज़ी था कि मैं एक दफ़ा मैंने लाइव क्लास ले ली, उसके बाद मुझे रिवीजन करना है, तो वो मैं अपने पेस पे, उसके लिए मुझे एक टाइम निकालने हाँ, के लिए, वो वो भी बहुत हमारे चैलेंजिंग रिकॉर्डेड होता है। वीडियोस में आप काफी देख सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में, एकेपीएस इंस्टीट्यूट की क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, और शुरुआत में थोड़ा सा डाउट भी था, बट स्टिल आपने इस जर्नी को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। आसिफा जी, आई एम रियली, मतलब मेरे लिए सरप्राइजिंग है कि स्टडीज में गैप, बहुत सारे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि हमारे बेबीज हैं, हम क्या बोलते, वर्किंग वुमेन्स नहीं हैं, मतलब हमें डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसके बावजूद आपने इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। जी सर। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आप जो पढ़ाने का अप्रोच है वो बहुत अच्छा है, और जो जो आप डेप्थ में जाके समझाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसे आपने भी बहुत दफ़ा डिस्कस किया अपने स्टूडेंट्स के बारे में कि उन्होंने कहा है कि ये क्वेश्चंस इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं आते जितने हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जी। लेकिन वो आपको एक जो स्ट्रेंथ देते हैं जो टॉपिक को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। इनफैक्ट वो जो आप समटाइम्स जब समझा रहे होते हैं तो आप बोलते हैं कि ये करिकुलम जो इस लेवल पे सीपीए में है, ईए में नहीं है, बट जी। स्टिल वी हैव द कॉन्सेप्ट। तो ये दैट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल टू, कि आप अगर समटाइम्स उस सिचुएशन में आ भी जाएं तो आप कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि हम आप आपको अनकंफर्टेबल एडवांस नहीं लेवल होंगे। पे रेडी करते हैं, जिससे आपको अगर मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन भी आए तो आप उसको बहुत सिंपल लगे, क्योंकि हम बच्चों को स्ट्रेस, देखिए अगर हम आपको नेक्स्ट लेवल पर ट्रेन कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आपका नॉलेज काफी डेप्थ में बढ़े। शिफा जी, आप मॉक टेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने मॉक टेस्ट सारे दिए, सारे मॉक टेस्ट में आप पास हुए थे, उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? सर, मॉक टेस्ट इसलिए भी मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एक जो प्रेशर बिल्टअप होता है इंसान को, एक होता है एंजाइटी एग्जाम देने से पहले कि क्या होगा, चाहे आप कितना आप फेथ रखते हैं, आपकी जो तैयारी होती है वो तो एक कहीं ना कहीं आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन देती है, लेकिन फिर भी एक होता है बेनिफिट ऑफ डाउट के आप बोलते हैं कि मे बी, मतलब कुछ ऐसा आ जाए, कुछ अनयूजुअल हो जाए, जी। लेकिन जो वो प्रेशर को डील करने की जो एबिलिटी है ना, वो आपके मॉक टेस्ट में डेवलप होती है।
आप एक दफा वो अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है कि मैंने ये किया है, मैं वो भी कर सकती हूँ। जी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को काम एंड कंपोज रखना जरूरी है। कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करना हो, आप वहाँ पहुंच जाए, आपको सब कुछ आता है, बट आप काम एंड कंपोज नहीं है, आप ऑर्गेनाइज नहीं है, आप टाइम फ्रेम को लेकर नहीं चल रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज मैंने एक और दूसरा, जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट करती थी वहां पर मैंने हमेशा कोशिश की है कि लास्ट में मेरे पास 5 मिनट्स हो, सो आई कैन गो थ्रू। तो आपके हमेशा। पूरे और पेपर मैं साढ़े फ्लैग, तीन घंटे में हुए थे? मैं कई बार जनरली बच्चों से बिल्कुल पूछता हूँ, ये मतलब आपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज किया है? मैंने प्रॉपर टाइम लिया। इनफैक्ट आपने ब्रेक के लिए भी कहा था, तो मैंने ब्रेक भी, मैंने एक्चुअली स्टेप्स जो मुझे बताए गए मैंने फॉलो किए, मतलब आपने क्योंकि मेरी 100% मेंटोरशिप को फॉलो किया, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए उसको आपने 100% फॉलो किया है। कोशिश की बिल्कुल। जी जी ताकि मैंने वो ब्रेक भी ली, और ब्रेक में लेने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा माइंड आपका रिलैक्स जी। होता है कि मैं 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। उसके बाद अब 50 मोर है, लेकिन मैं थोड़ा रिलैक्स करते, और फिर मेरी मेरी हमेशा से एक ही स्ट्रेटेजी होती है, मैं अपना 100% देती हूँ, और उसके बाद मैं वरी फ्री हो जाती हूँ। मैं जी छोड़ देती हूँ कि ब- क्योंकि गॉड इज ग्रेट। जी। आपने अपना 100% दे दिया, अब बाकी चीजें जो है वो आपको छोड़नी चाहिए अल्लाह पर। सो पहले तो एग्जाम में जब आपने रिजल्ट क्लिक किया, तुरंत ग्रीन मार्कशीट आई, तो वो तो हैप्पीनेस मोमेंट होगा, क्योंकि इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू, और वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपको आगे लीड करता है। बिल्कुल, जब पहला पहला दिया था तो ज्यादा, सबसे पहले जो दिया था उसमें, क्योंकि काफी चीजें हो गई थी कि मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, जो भी जी। चीजें चल रही थी पीछे। तो वो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो उसकी उसकी ज्यादा मैं उसके लिए खुश थी। फिर दूसरे अटैम्प्ट मैंने वो वाला प्रेशर थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं, मैं दोबारा मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं करना। जी। तो फिर उसके बाद हमेशा मैंने पहले मॉक टेस्ट दिए, और फिर मैंने अपना एग्जाम स्केड्यूल किया। वो एक पीस ऑफ माइंड इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। जी। तो आपको ये जो प्रेशर और ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है। तो मैंने इस दफा ये रिस्क नहीं लिया था। तो इस दफा मैं मैंने हमेशा मैं एग्जाम दी। मैं इवन व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगा कि आशिफा जी की जर्नी को मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरी इनसे हमेशा एग्जाम के पहले बात होती थी। मैं ये कह सकता हूं कि इन्होंने कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है फॉर स्टडी। मतलब आपका स्टार्टिंग में बहुत इंटरप्रिटेशन अच्छा नहीं था, आपके क्वेश्चन भी गलत होते थे, अच्छा स्कोर भी नहीं आता था। बट जैसे ही आपने फंडामेंटल सेगमेंट को पढ़ा, आपने पार्ट 1 पास किया, उसके बाद मैंने देखा कि आप चैट बॉक्स में सबसे पहले आंसर देते थे, आपका आंसर। तो स्टूडेंट को यह समझना है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप उतना अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन ओवर द पीरियड जब आपकी समझ डेवलप होती है, आप पेशेंस रखते हैं, आप हार्डवर्क करते हैं, तो आपकी जर्नी आसान हो जाती है। सो आशीर्वाद जी, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सच ए वंडरफुल थैंक यू। अचीवमेंट इन योर लाइफ। यूर इंस्पिरेशन फॉर द हाउस वाइफ और वुमेन्स जो कि कई बार सोचते हैं कि हम नहीं कर पाते, तो आशिफा जी इज रियल एग्जाम्पल है। थैंक यू वेरी मच आशिफा जी। थैंक यू सर।